एक मिनट में पूरी खबर। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के शुक्रवार को भी संसद नहीं चल पाई, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का बजट सत्र लगातार दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। उनकी मांग थी कि जेपीसी से पूरे मामले की जांच करवाई जाए। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप के गिरते शेयर से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। नो कनेक्शन। अडानी ग्रुप विवाद के बीच आरबीआई ने कहा है कि अभी के आकलन के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर स्थिर है, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। एसबीआई बैंक ने अडानी ग्रुप के लोन को लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं कही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। बाल विवाह के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए असम की पुलिस ने शुक्रवार को 2044 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। पूरी खबर देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। पुलिस की हिरासत में खड़े इन लोगों पर बाल विवाह कराने का आरोप है। असम की पुलिस ने पूरे राज्य में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास ऐसे 8000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जो कि इस जुर्म में शामिल हैं। अगले 4 दिन तक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 10 साल पहले बाल विवाह किया था। अब इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं भी छोटा हूँ, वो भी छोटा है। उसका अंजाम अगर मैं कुछ कर दिया तो उसका अंजाम क्या होगा ये मुझे भी मालूम है। फिलहाल मेरे हाथ में तो कुछ जॉब भी नहीं है, कल क्या होगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। असम के डीजीपी ने पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां बिस्वनाथ जिले से की गई हैं। डुबरी से 126, बक्सा से 120, बरपेटा से 114 और कोकराझारा से 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 51 पुरोहितों और कागजियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाल विवाह करवाया था। रामचरितमानस पर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ विवाद नहीं थम रहा है। अखिलेश यादव ने जब शूद्र वाला बयान दिया तो मायावती ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा पकड़ लिया है। रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी से यूपी की सियासत में आया उबाल अब तक शांत नहीं हुआ था। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो सीएम योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं। तब तक ये विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में था, लेकिन बीएसपी भी इस लड़ाई में कूद गई है। मायावती ने इसको लेकर ट्वीट कर अखिलेश को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ गेस्ट हाउस की 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरबान में जरूर झांक लेना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। मायावती के हमले के बावजूद अखिलेश ने जाति व्यवस्था को हथियार बना लिया। लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी नहीं खत्म हुई है, वो भेदभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। जाति व्यवस्था पर अखिलेश की इन बातों में बीजेपी को उनकी बेचैनी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी कश्मीरी पंडितों को लेकर है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला था। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग करना गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी, शायद आप स्थानीय प्रशासन की इस असंवेदनशील शैली से परिचित नहीं हो। चिट्ठी के आखिरी में राहुल गांधी ने ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इसकी सूचना मिलते ही इस बारे में उचित कदम उठाएंगे।
कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूलकिट बेनकाब हो गई है। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान किस हद तक नीचे उतर आया है, आप देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। कश्मीर पर बार बार नाकाम हमले करने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से नई साजिश रची है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा जो उसने अपने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 फरवरी को सीक्रेट नोट के जरिए भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश की टूल किट शेयर की है। पाकिस्तान की पूरी साजिश 5 फरवरी से जुड़ी है। वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना चाहता है। आईएसआई और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दूतावासों को बताया कि किस तरीके से कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठे मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने लाना है, जिसके जरिए दुनिया के देशों को भारत के खिलाफ गुमराह किया जा सके। दूतावासों से कहा गया कि पाकिस्तान मूल के लोगों की मदद से भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन करे। सीक्रेट नोट में कई वीडियो लिंक दिए गए जिसे प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल करना है। धरना प्रदर्शन को मीडिया कवरेज मिले, इसके लिए भी प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया है। चीन की गुब्बारे वाली साजिश अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका के कई इलाकों में गुब्बारे देखे जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। अमेरिका के आसमान पर उड़ रहे इस गुब्बारे ने अमेरिकी सेना के माथे पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका का आरोप है कि ये मामूली गुब्बारा नहीं बल्कि चीन से जासूसी गुब्बारा भेजा गया है। मोंटाना में जिस गुब्बारे का वीडियो वायरल हो रहा है वो गुब्बारा अमेरिका एयरबेस से कुछ ही दूरी पर था। इस गुब्बारे को लेकर एक बार फिर चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में दरार आ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने तो अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया है। हालांकि इस बीच अमेरिकी सेना ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति बाइडेन को सुझाव दिया है कि इस गुब्बारे को खत्म करने की कोशिश न करें, क्योंकि उन्हें शक है कि इस गुब्बारे में कुछ खतरनाक चीज हो सकती है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। कोरोना के बाद से ही अलग अलग मुद्दों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ रही है, फिर चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध। इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेता और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी से मुलाकात की। हाल ही में फवाद चौधरी को जमानत के बाद जेल से रिहा किया गया था। जेल से छूटने के बाद फवाद खान को शायद इस मौके का इंतजार रहा होगा कि कब उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता उनका हाल उनसे पूछेंगे। फवाद चौधरी का इंतजार शुक्रवार को इमरान खान ने खत्म कर दिया। शुक्रवार को इमरान खान फवाद चौधरी से मिलने उनके घर पहुंच गए। इमरान ने फवाद के परिवार से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इससे पहले गुरुवार को फवाद चौधरी टीवी इंटरव्यू के दौरान जेल में बिताए गए समय का जिक्र करते हुए रो पड़े। आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही फवाद चौधरी को कोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले इमरान के करीबी सहयोगी फवाद को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फवाद चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने निर्वाचन आयोग के सचिव, आयोग के सदस्यों और उनके परिवारों को धमकी दी थी। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले में उनकी हिरासत के लिए पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मगर बुधवार को अतिरिक्त सत्र अदालत ने राजद्रोह के मामले में 20,000 रुपए के मुचलके पर चौधरी को जमानत दे दी। शुक्रवार देर रात मुंबई और बेंगलुरु में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली थी। ये 2 तस्वीरें मुंबई और बेंगलुरु की हैं, जहां देर शाम अचानक अलग अलग इलाकों में आग लग गई। नवी मुंबई के तुर्बे डंपिंग ग्राउंड में अचानक आग की लपटें दिखने लगी। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि ये आग कितनी भयानक थी। आग पर काबू पाने के लिए 3 वाटर टैंक बुलाने पड़े। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन डंपिंग ग्राउंड में लगी आग और वहाँ से उठ रही जहरीली प्रदूषित हवा आसपास के लोगों की सांसों के लिए मुसीबत बन गई है। अब बेंगलुरु के नाडू मोगरू की तस्वीरें देखिए। यहाँ एक गैराज में भीषण आग लग गई। गैराज में अमूमन बड़ी गाड़ियाँ, बस, ट्रक की मरम्मत का काम होता था। आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग इतनी भयानक थी, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियाँ पूरी तरह बर्बाद हो गयी। आग पर काबू पाने की कोशिश काफी देर तक चलती रही।